अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट अंसर पठान। आज मैंने माजी आमदार फारूक शाह साहब के द्वारा जो घोषित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बना और इसमें मैंने उनसे कुछ सवालात किए, जिनमें से मेरे कुछ सवालात थे, इसका बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। मेरा सवाल था कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ने का वैलिड रीज़न आपका क्या रहा। मेरा दूसरा सवाल ये था कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आप जब राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया तो आपने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान से कांटेक्ट किया या नहीं। मेरा तीसरा सवाल था, धुलिया शहर के अंदर हिंदू समाज की तरफ से माननीय जिला कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया गया कि सूची नाला पर रहने वाले जिहादी मानसिकता के लोगों का अतिक्रमण हटाया नहीं गया तो हम आंदोलन करेंगे। और मेरा चौथा सवाल था कि धुलिया महानगर पालिका के इलेक्शन के अंदर आपकी पार्टी अजीत दादा पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से कब उम्मीदवार डिक्लेयर होंगे और किस तरीके से डिक्लेयर होंगे। इसी के साथ साथ मेरे कुछ पत्रकार दोस्तों ने सवाल किया हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जो यहाँ पर जो चौक बनाई गई थी उसको जो डिमोलिशन किया गया उसके बारे में बात हुई। तो आइए जानते हैं इस इंटरव्यू में तमाम डिटेल्स में तफसील में। वीडियो थोड़ी लंबी होंगी लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और अगर आपको कुछ सवाल करना है तो कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं वीडियो। लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे बुलाने पे यहाँ पर आकर हम लोगों को इज़्ज़त बख्शी। आप लोगों ने पिछले 5 साल पहले मेरे लिए दुआएं की थी, मेहनतें की थी, मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा था और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की निस्बत पे धुलिया शहर में हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद पहली मर्तबा एक मुस्लिम आमदार चुनकर आया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। और आप लोगों ने देखा कि मैं चुनकर आने के बाद मैंने बिला तफरीक के मज़हब व मिल्लत हर तबकात के तरक्याती काम किए। तरक्याती कामों के साथ साथ मैंने शहर में भाईचारे का माहौल तैयार किया और पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को एक आमदार ना समझते हुए आप लोगों का खादिम समझकर पूरे 5 साल मेहनत करके आप लोगों के तमाम हक़ाइक़ अदा करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद भी इंसान ख़ताओं का पुतला है। अगर मुझसे कुछ खताएं हुई होंगी तो आप लोग अपना भाई समझकर वो मेरे सामने पेश करें। इंशाअल्लाह उन तमाम खताओं को आइंदा ना हो पाए उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। आज हम यहाँ पर बैठे एक कोई सहाफ़ी है, पत्रकार परिषद वगैरह ना समझते हुए मैं एक अपने परिवार का हिस्सा आप सब लोगों को समझता हूँ और आप लोग एक माजी आमदार साबिक एमएलए ना समझते हुए अपना भाई समझकर आपके दिल में जो भी बातें हैं वो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह उसका पूरी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दिया जाएगा। जैसा कि आमदार साहब, धुलिया शहर के अंदर बहुत सारे नौजवान मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बारे में मोहब्बत रखते हैं और अचानक से आपने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मकबूलियत की, शिरकत की। इसके लिए बहुत सारे नौजवानों को रीज़न नहीं पता चला, वैलिड रीज़न के किस वजह थी, आखिर क्या वजूहत थी जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आमदार साहब इमाम पक्ष को छोड़कर अजीत दादा राष्ट्रवादी पार्टी पक्ष में प्रवेश किए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में मैं उन तमाम नौजवान से मुखातिब होकर ये बात उनको बताना चाहूँगा कि अभी ये जो इलेक्शन है ये गली का इलेक्शन है। तो आप लोगों से भी एक गुजारिश है कि ये जो गली का इलेक्शन है इसको दिल्ली तक ना ले जाया जाए। इसमें आप लोग सोचिए, आप लोग बताइए कि जैसा अभी हमारे तवाब भैया, अगर आप महानगर पालिका के चुनाव में अगर राष्ट्रवादी हमारे उम्मीदवार को अगर आप वोट देते हैं तो इससे ऐसा नहीं कि भाई मोदी सरकार बन जाएंगी, मोदी सरकार तो ऑलरेडी बनी है, फडणवीस की सरकार बन जाएंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ हमारा शेयर होना चाहिए, जहाँ हमारा हक हमको छीन कर हासिल करना चाहिए, उसके लिए हमको मजबूत बनना चाहिए। ये बिल्कुल आप सोच सकते हैं। और रहा आगे अगर सरकार बनाने का मसला आया तो मैंने साफ तौर पर अजीत दादा पवार से ये बात की थी, जिसका सबूत आप देख रहे हैं कि शुरुआत जो है महानगर पालिका के चुनाव से हो रही है और यहाँ पर हम लोग भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे ही पक्ष के जो बहुत सारे लोगों ने बहुत ताकत लगाई, कल तक ताकत लगाई उन्होंने कि हमको गठबंधन में लड़ना चाहिए, लेकिन मैंने साफ इनकार किया
और मैंने ये कहा कि अगर गठबंधन में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो मैं इससे बरतरफ होकर मैं घर पे बैठ जाऊंगा। इसके बाद भी आप लोगों को आज यकीन दिलाता हूँ और हल्फिया बोलता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी भाजपा के लिए प्रचार नहीं करूंगा। और दूसरी बात कि हमको कुछ लोगों ने बताया कि वे लोकसभा के चुनाव आने से पहले जो ये महायुति है ये खत्म हो जाएगी और लोकसभा के चुनाव तक अगर भाजपा के साथ यानी अलग अलहदा नहीं होती है हमारी पार्टी तो मैं खुद इस पार्टी से अलहदा हो जाऊंगा। ये भी बिल्कुल मैं आप लोगों के सामने हल्फिया बोल रहा हूँ। मैं कभी भी भाजपा के प्रचार के लिए काम नहीं करूँगा और जहाँ पर कौम और समाज का मामला आया तो सबसे पहले हमने तर्ज हमेशा कौम और समाज के। अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ कमेंट्स वगैरह आते हैं, कुछ चलते हैं, सब मैंने देखा, कुछ उसमें सच्चाई भी होती है, कुछ हमको नागवार भी गुजरते हैं, लेकिन जिनके दिलों में जो जज्बात है, जिन बच्चों को कुछ मालूमात नहीं होती है, वो ये सब बातें करते हैं। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे शहर में अगर कुछ मसाइल होते हैं, मान लो जैसे कोई बस्तियाँ टूटने वाली है अपनी, तो यहाँ पर कोई हैदराबाद से या कोई औरंगाबाद से आकर उसको रोकेंगे नहीं। वो जो भी करना है वो हमको ही करना पड़ेगा। आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा, अभी माजी में ऐसे हालात थे कि जो भी है, जैसे अभी अब्दुल हफीज़ भाई बैठे, भाई हमारे जो आबा व अजदाद मान लो कि भाई 40 रोड कब्रस्तान में आराम फरमा रहे हैं, वहाँ पर ऐसे हालात थे, जानवर घुस जाया करते थे, कब्रों की बेहुरमती होती थी, लेकिन किसी ने हैदराबाद से आकर या औरंगाबाद से आकर उसको महफूज नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर चुनकर दिया। मैंने न सिर्फ शहर के तमाम कब्रस्तान बल्कि इतराफ़ के जो ग्रामीण के भी इलाके के जो कब्रस्तान है जिनको हिफाजती दीवार की बहुत सख्त ज़रूरत थी, वहाँ जाकर मैंने मेरा मतदार संघ ना होते हुए भी वहाँ काम किया, दीवारों को महफूज किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह उसका अजर मुझे ज़रूर देगा। और कुछ बातें ऐसी चलती है कि भाई उधर से कुछ मुझे लालच दी गई होंगी, कुछ पैसा दिया गया होगा, तो आप लोग शुरू से देख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने शुरू से मुझे इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ताकत सब कुछ दी है। उसके साथ एक जज्बा दिया है कौम की खिदमत का, और कौम समाज की खिदमत करने के लिए मैं सियासत में हूँ, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह पाक ने वेल सेटल मुझे शुरू से रखा है। ये हमारे जो पुराने साथी है रेहान भाई, ये अच्छी तरह से वाकिफ़ है। अल्लाह का शुक्र है, मैं पहले भी लाखों करोड़ों रुपए कमाया करता था हक और हलाल के। मेरे कोई दारू के अड्डे नहीं, कोई सट्टे की पीढ़ी नहीं, कोई चोरी चमारी के कोई धंधे नहीं। हक हलाल में अल्लाह पाक मुझे खुश रखता है। और मैं ये ऐसा नहीं कि इम्तियाज़ जलील के जैसा लाख 2 लाख में बिक जाऊँ। मैं आपको बताना चाहूँगा हफीज़ भाई, जब मैं चुनकर आया था, हमारे हाजी कलीम साहब, अल्लाह उनकी बाल बाल मगफिरत फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उस वक्त एक स्कॉर्पियो भर के पैसा आया था और उन्होंने कहा था कि भाई सरकार बनाने में मदद करो। उसमें कम से कम 20 करोड़ रुपए थे। उस वक्त भी हमने इनकार कर दिया था और असद साहब का फ़ोन आया था। पहले तो औरंगाबाद से फ़ोन आया, बोले मैं इम्तियाज़ जलील साहब का पीए बोल रहा हूँ, बोले इम्तियाज़ जलील साहब आपसे बात करना चाहेंगे। तो मैंने उनको बोल दिया था कि इम्तियाज़ जलील साहब को अगर मुझसे बात करनी हो तो डायरेक्ट मुझे फ़ोन करें, मैं किसी दूसरे के नंबर से उनसे बात नहीं करूँगा। और दूसरा उनको संदेशा ये भी दे देना का, अगर कुछ हुक्म है या कोई बात है तो मुझे फ़ोन करेंगे डायरेक्ट असदुद्दीन साहब, या तो उनका कोई नुमाइंदा मुझे फ़ोन करेगा। हैदराबाद के जो अहकाम आएंगे उस पर ही मैं अमल करने वाला हूँ। औरंगाबाद वालों को मुझे हुक्म देने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और आज आप लोगों ने देखा, 6 साल में मैंने कभी इम्तियाज़ जलील को यहाँ आकर तोड़ी पानी करने की ज़रूरत महसूस नहीं होने दी। लेकिन आज ये हालत है कि इस तरीके से वहाँ पर इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और उसमें पूछा जा रहा है, जमील भाई कि तुम्हारा धंधा क्या है। सबसे पहला सवाल ये है कि तुम्हारा धंधा क्या है। यहाँ पर मेरे इच्छुक उम्मीदवार सब बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, इनको पूछिए कि इनको कोई ऐसे
वो कोई फिरियादी की तरह नहीं बिठाता हूँ, इनको अपना भाई समझकर इनको बाइज्जत बिठाता हूँ, चाय पानी कराता हूँ। और कभी इनसे पूछिए कि भाई मैंने तुमसे एक वो फॉर्म के भी तो कोई हर पार्टी पैसे ले रही है, मैंने 5 नया पैसा किसी से लिया नहीं। और इनको बाइज्जत उम्मीदवारी दी जाएगी और उनके लिए पूरी ईमानदारी से ये चुनाव लड़ा जाएगा। आपका एमआईएम पक्ष में प्रवेश करते, एमआईएम पक्ष से राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में प्रवेश करते समय क्या आपने पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से इस टॉपिक में या उनके कोई जिम्मेदार से इस टॉपिक में बात किया था कि मैं पक्ष से प्रवेश कर रहा हूँ? मुझे उसके लिए बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया और मैं बता रहा हूँ कि मेरे दोनों फ़ोन गाड़ी में ही थे और मैं और मेरा बेटा शहबाज हम लोग अंदर थे। उसके अलावा मेरा कोई न रिश्तेदार न मेरा कोई कार्यकर्ता कोई भी नहीं था। और वहाँ बहुत ज़बरदस्ती हमें बिठा कर रखा गया और बोला कि तुम्हारे सब काम हम कर देंगे। और उसी वक्त आपने देखा होगा कि अजित पवार ने फ़ोन किया कमिश्नर को, आयुक्त को, इस अतिक्रमण के ताल्लुक से और उनको हुक्म दिया कि तुम ये फाइल लेकर इधर आओ मंत्रालय में। दूसरे ही दिन यानी उसी दिन रात में वो आयुक्त वहाँ गई थी। दूसरे दिन अजित दादा ने उनको कुछ अहकाम दिए और अल्लाह का शुक्र है कि वो अतिक्रमण रुका था। उसके बाद में हमने औरंगाबाद हाई कोर्ट से उसके लिए स्टे ऑर्डर भी लिया। अभी हम देखिए तो अजित पवार जो है ये तो उप मुख्यमंत्री है लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री है, तो पूरे पावर्स मुख्यमंत्री को होते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन अगर वो ज़्यादा अगर प्रेशराइज करे आला हुक्काम के ऊपर तो वो लोग कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया और इंशाल्लाह हमारे तमाम शहर के जितने मुस्लिम इलाके हैं उसके लिए अभी हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि वह उनको 7/12 उतारे वगैरह लगाए जाए। जितने भी स्लम एरिया है उनके लिए हम लोग यहाँ से अभी काम शुरू करेंगे कि उनका सर्वे करके जो 7/12 उतारे उनको दिए जाए, उस पर हम लोग काम करने वाले हैं इंशाल्लाह। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहब हजरात से गुजारिश है कि जब फारूक शाह साहब ने प्रवेश किया था उस वक्त पत्रकार परिषद लेकिन इन बातों का खुलासा कर चुके हैं कि एमआईएम छोड़ के राष्ट्रवादी में क्यों गए। तो बार बार वो सवाल की बजाय दूसरे सवाल जो शहर के विकास कामों से मुताल्लिक है मेहरबानी करके वो सवाल करें। उन्होंने इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा था कि कौम समाज के मामलात में उनको बड़ी तकालीफ आ रही